इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी में मार्क्सिस्ट अप्रोच अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अब इग्नू के MPS 002 में हम यूनिट 3 की तरफ जा रहे हैं, जो मार्क्सिस्ट एंड अदर रेडिकल अप्रोचेस इसकी बात करता है। हालांकि जब भी मार्क्स के अप्रोच की बात आती है तो थोड़ी घबराहट होती है पढ़ने वालों में, क्योंकि उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स इश्यूज बनता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम इसको बहुत ही सामान्य तरीके से बतलाने की, सिर्फ उन्हीं मुख्य बिंदुओं की चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो इस विषय को पढ़कर समझ लेने के लिए जरूरी है, और जितना खास करके इग्नू के इस सिलेबस में है। तो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, यहाँ पर जो टर्म्स होते हैं जो कि खास करके इनके साथ उपयोग किए जाते हैं ज़्यादातर, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जैसे ही ये टॉपिक देखते हैं तो रेडिकल अप्रोचेस, तो हम रेडिकल भी समझेंगे। मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है, ये कैसे कन्वेंशनल अप्रोचेस, अभी तक हमने रियलिस्ट अप्रोच और लिबरल अप्रोच, इनके अलग अलग वेरिएशंस को देखा है। तो जब मार्क्सिस्ट अप्रोच में हम आते हैं तो वहां से देखा जाता है कि ये थोड़ा अनकन्वेंशनल है, ये थोड़ा अलग है, कंट्रास्ट है इनके बीच में। तो क्या है जो मार्क्सिस्ट अप्रोच को अनकन्वेंशनल बनाता है? जब मार्क्स की बात आती है तो चेंज की बात आती है। मार्क्स बदलाव की बात करता है, उसको बदलना है, चीजों को बदलना है, व्यवस्थाओं को बदलना है। और जो रेडिकल शब्द का मतलब है वो यही है कि वो जो पुरानी व्यवस्था है उसे जड़ से मिटा देना चाहता है, रूट से ही उसको नष्ट कर देना चाहता है। इसीलिए इनके अप्रोच को, मार्क्स के अप्रोच को, या मार्क्स स्कूल के जो थॉट प्रोसेस हैं, जो भी मार्क्स के विचारों को लेकर अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से उसी व्यवस्थाओं को अलग परिदृश्य में लागू करने की बात करते हैं, वो रेडिकल चेंजेस की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने रियलिज्म में देखा, जो रियलिज्म है वो बात करता है स्ट्रगल फॉर पावर की। हमने लिबरल जो अप्रोच था उसमें देखा, वहां पर इंटरडिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात हो रही है। लेकिन जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो एक अलग अनकॉमन व्यू रखता है इंटरनेशनल रिलेशन का। तो मार्क्स को अगर हमने थ्योरी में पढ़ा है या उसके बारे में एक जनरल आइडिया है तो हमें पता होगा मार्क्स का मतलब वो हर जगह जो मुख्य रूप से जिस बात को लेकर आना चाहता है कि समाज दो वर्गों में विभाजित है, एक बुर्जुआ वर्ग है, एक प्रोलेटरेट है। और जो बुर्जुआ वर्ग है उसका कैपिटल पर अधिकार है, वो समस्त व्यवस्थाओं को कैपिटलिज्म का जो दोष है उसके आधार पर देखता है। पूंजीवादी व्यवस्था के चलते जो स्ट्रक्चर बने हैं, उस स्ट्रक्चर में जो विभिन्नताएं हैं वही समस्या का मूल कारण हो सकता है। यानी कि वो पूरे विश्व की व्यवस्था को भी ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम यानी कैपिटलिज्म को ही लाकर उसी एंगल से उनको देखना चाहता है। तो यहां पर सबसे पहले जो बात है वो ये है कि मार्क्स का अप्रोच अनकन्वेंशनल क्यों है। मार्क्स के अप्रोच को हम ऐसा क्यों मानते हैं कि मार्क्स का अप्रोच थोड़ा अलग है। तो इसको पहले हम देखते हैं कि मार्क्स का अप्रोच अनकन्वेंशनल और नॉन मेन स्ट्रीम, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के मेन स्ट्रीम है रियलिज्म या लिबरलिज्म के जो ब्रांचेस हैं उससे अलग क्यों? क्योंकि मार्क्स इंटरनेशनल रिलेशन में भी क्लास सेंट्रिक एनालिसिस की बात करता है। यानी कि वो क्लास स्ट्रगल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर बल देता है और इस बात को बतलाता है कि समाज में वर्ग है और इन वर्गों के होने का मुख्य कारण आर्थिक है। जो आर्थिक कारण है वर्गों के होने का, जिसमें कि एक वर्ग जो पूंजीपति वर्ग होगा, जिसका पूंजी पर अधिकार होगा, वही इंटरनेशनल रिलेशन का भी ड्राइवर है। मतलब इंटरनेशनल रिलेशन कैसे होंगे ऐसी व्यवस्था में वो वही निर्धारित करते हैं जो कैपिटल के स्वामी होते हैं। यानी कि पूरे विश्व में जो सामाजिक व्यवस्था है, एक बुर्जुआ यानी जो कैपिटलिस्ट है वो, और एक प्रोलेटरेट जो वर्कर है जिसको सर्वहारा भी कहते हैं हिंदी में, इनमें बटे हुए हैं। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन को भी ये क्लास सेंट्रिक अप्रोच से देखता है, इसीलिए अनकन्वेंशनल है। दूसरी बात मार्क्स की है, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा होगा,
वो हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म की बात करता है। यानी कि हर व्यवस्था को, स्टेट के बिहेवियर तक को, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट का बिहेवियर, यानी एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ, कई स्टेटों के साथ किस तरह के बिहेवियर के साथ आपस में इन्वॉल्व होता है। तो जो रिलेशंस बनेंगे वो इंटरनेशनल रिलेशन होगा। ग्लोबल कन्फ्लिक्ट होंगे तो वहां पर वो कैसे व्यवहार करेगा, इन सब को एक ही लेंस से देखता है, और वो है मैटेरियल कंडीशन। हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म का मतलब मैटर का मतलब जो भौतिकवादी चीजें हैं, प्रोडक्शन है, पैसा है, मनी है, कैपिटल है, रिसोर्सेस है, इनसे संबंधित जो परिवर्तन होता है, इतिहास में परिवर्तन की दशा वही तय करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है, किसके पास पैसा है, किसके पास नहीं है, ये चीजें, ये आइडियाज जो हैं इसको दूसरों से अलग करते हैं। और जब मार्क्स है तो ये कैपिटलिज्म का विरोधी होगा, यानी कि एंटी कैपिटलिस्ट होगा। तो इनका जो पूरा इंटरनेशनल रिलेशन का सिस्टम ही है वो इसी बात पर हमेशा बल देगा कि विश्व में इनइक्वालिटी है, विश्व में इनइक्वालिटी का रीजन जो है वो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म से एक्सप्लॉइटेशन होता है, इसका रूट जो है वो कैपिटलिज्म पर है। लिबरलिज्म में तो हम बात करते हैं इंटरडिपेंडेंस की, और बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की, कि कैपिटलिज्म है, ग्लोबलिज्म है, हर कंट्री आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, ट्रेड है, और यहाँ पर ये उसी को खत्म करने की बात करता है कि यही ट्रेड तो इनइक्वालिटी का कारण है, यही ट्रेड के चलते, कैपिटलिज्म के चलते ही तो जो दुनिया में समस्याएं हैं वो हैं। और डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करता है। डिपेंडेंसी का मतलब जो कमजोर देश हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, वो डेवलप्ड कंट्री पर अपनी सभी बातों के लिए डिपेंडेंट हैं। तो ये जो एनालाइज करता है, जो मार्क्स का जो अप्रोच है वो रिवॉल्यूशन पे बल देगा, कहेगा कि भैया कैपिटलिज्म ही इनइक्वालिटी का कारण है, तो कैपिटलिज्म वाली व्यवस्था को बदल देनी चाहिए। तो इनका बदलाव कैसे होता है, रिवॉल्यूशन से होता है। इनका झंडा भी लाल ही होता है, लाल का मतलब ही क्रांति का प्रतीक है कि कैपिटलिज्म के ऑर्डर को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। ये सभी चीजों का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे। इनको लगता है कि जो इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड के, वो भी कैपिटलिस्ट व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, चाहे WTO हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, इवन यूनाइटेड नेशन भी हो, इन सबको ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का एक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसकी सहायता से वो कैपिटलिज्म को बढ़ाते हैं, पोषित करते हैं, वैसा दिखलाता है। तो ये मार्क्स के जो है अप्रोच हैं। तो अब हम इसी में आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन के अप्रोचेज में मार्क्स के जो अप्रोच हैं उसको सामान्यतः पहले बहुत महत्व नहीं दिया गया। हमेशा ऐसा माना जाता रहा कि जो मार्क्स का जो थ्योरेटिकल अप्रोच है ये बहुत लिटिल कंट्रीब्यूट करता है इंटरनेशनल रिलेशन में। और मार्क्स ने भी मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित सिद्धांतों को ऐसा कोई विशेष रूप से बनाया नहीं, उस पर बल नहीं दिया है। हालांकि मार्क्स इस बात से कंसर्न रखता था कि विश्व की व्यवस्थाएं कैसी हों, और विश्व की व्यवस्थाओं में मुख्य रूप से वो इसी बात पर बल देता था कि दुनिया में सिर्फ दो वर्ग हैं। एक वर्ग जो है वो बुर्जुआ वर्ग है और एक प्रोलेटरेट वर्ग है, यानी दुनिया के जो मजदूर हैं वो इस बात पर बल देता था कि दुनिया के सभी मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय तुम्हारी उन जंजीरों के जिससे तुम बंधे हुए हो। और ये जंजीरें किसने बांधी हैं, तो पूंजीपति हैं, उसने। तो उस जंजीरों को तोड़ने के लिए, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था विश्व के उन सभी देशों के सभी मजदूरों को एक होकर आपस में कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकने की दिशा में कार्य करता है। तो हम यहाँ पर अब इस सिलेबस में देखते हैं तो यहाँ पर 2-3 बातें हुए। वो ये है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो 2 मेन स्ट्रीम थ्योरी है, रियलिस्ट थ्योरी और लिबरल थ्योरी, वो ये देखती है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे पावर का ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब अगर रियलिज्म की माने तो कोई एक हेगेमोनिक वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली पावरफुल होगा, व्यवस्था होगी, उसके नीचे कोई होगा, और वर्टिकल ऊपर से नीचे चलता है। और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि एक ही समान स्तर पर। तो मार्क्स के अप्रोच में हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, हॉरिजॉन्टल इंटरनेशनल क्लास की बात होती है, क्योंकि ऊपर और नीचे वाली व्यवस्था नहीं है, सभी एक ही हैं, सभी मजदूर हैं, और सभी देशों में मजदूर हैं, सभी देशों में वर्कर हैं। तो मार्क्स का हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन जो मार्क्सिस्ट अप्रोच का एक प्रमुख बिंदु है उसको समझते हैं थोड़ा। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, मार्क्स क्या कहता है कि हमारी जो अप्रोच है इंटरनेशनल सिस्टम को देखने की, इंटरनेशनल रिलेशन को समझने की, वो इस आइडिया पर है
कि जो वर्किंग क्लास है, जो मजदूर है, वो दुनिया के किसी भी देश हो, उसकी बाउंड्री से हमको कोई मतलब नहीं है। सभी देशों में सभी वर्कर की कंडीशन एक जैसी है, यानी हॉरिजेंटली हम देखेंगे, कोई टॉप डाउन अप्रोच नहीं है। वर्कर तो सभी वर्कर ही हैं और कोई नेशनल बाउंड्री नहीं। पूरे विश्व की व्यवस्था को हम देखते हैं तो सभी मजदूर जो है एक ही तरह से पीड़ित है, उनका शोषण हो रहा है। यानी कि इस तरह की स्थिति में, इस तरह के परिदृश्य में शोषण कौन कर रहा है? जो पूंजीपति कर रहे हैं। दुनिया के सभी देशों के जो वर्कर हैं उनको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के साथ सॉलिडरिटी में आना चाहिए, नेटवर्क बनाना चाहिए, अपने देश की बाउंड्री को भूल जाना चाहिए, क्योंकि उनका एक कॉमन गोल होगा। उनका कॉमन गोल, जैसा कि उसने पहले ही बताया, कि तुम्हारे पास खोने के लिए अपने जंजीरों के सिवा कुछ नहीं है। यानी कि दुनिया के सभी जो मजदूर हैं वो एक होंगे तो क्या होंगे? एक इंटरनेशनल क्लास का फॉर्मेशन होगा, एक ऐसा सोशल क्लास, एक ऐसा पार्टिकुलर क्लास जो वर्किंग क्लास है और जो कैपिटलिस्ट क्लास के विरोध में है, जो लेबर है, जो सरवाइव करने के लिए ही किसी तरह से अपना जीवन यापन करता है, उसके कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और उनका जो बुरा एक्सपीरियंस है वो किसी भी देश में हो करीब करीब एक ही जैसा है। एक ही तरह के उनके पास चैलेंजेज हैं, करीब करीब एक ही तरह से कैपिटलिज्म उनका शोषण करता है। तो ये कहते हैं कि आप जहां भी हैं, आपकी आइडेंटिटी जो वर्कर की है, आप एक साथ आइए, एक साथ इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को हम चैलेंज करते हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को देखने का मुख्य नजरिया यही है। यानी कि जो हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्लास है एक ही तरह का, जो वर्कर क्लास है, वो इन सिद्धांतों के अनुसार सभी वर्कर एक दूसरे को सपोर्ट करें। किसके लिए? जो लेबर का जो स्ट्रगल होगा दुनिया में, फाइट होगा करप्शन के खिलाफ, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, जो उनको वेज मिलते हैं दुनिया में, जो मजदूरी मिलती है उसमें जो असमानताएं हैं उनके खिलाफ, उनको जो वर्किंग आवर से ज़्यादा उनसे वर्क लिया जाता है, जिनका पेमेंट भी उसे नहीं किया जाता है, जो सरप्लस है वो भी उन्हें नहीं मिलता है, उनके खिलाफ, ताकि विश्व में कैपिटलिस्ट व्यवस्था को हम नष्ट भ्रष्ट कर सकें। और इसके बाद की जो थ्योरी है, इंपीरियलिज्म है, नियो कॉलोनियलिज्म है, तो उसके अप्रोच से भी है कि इन दोनों का भी विरोधी है वर्कर क्लास, क्योंकि इंपीरियलिज्म और नियो कॉलोनियलिज्म में भी मजदूरों का शोषण होता है। तो अब हम देखते हैं कि मार्क्सिस्ट अप्रोच में मुख्य रूप से जो इंटरनेशनल रिलेशन में नया जो अप्रोच आता है मार्क्स के बाद, वो मार्क्स के विचारों पर चलने वाले लेनिन से आता है। लेनिन ने एक पुस्तक जिसमें अपने विचारों को व्यक्त किया था, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो उसमें क्या कहते हैं कि जो किसी देश में जब कैपिटलिज्म बढ़ता है तो कैपिटलिज्म में जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनको काफ़ी प्रॉफिट होता है। तो जब काफ़ी प्रॉफिट होता है, जब सरप्लस ज़्यादा कमाते हैं, तो उस प्रॉफिट को दूसरे देश में भेजना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इससे क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको वहाँ रिसोर्सेज मिलेंगे और उनको वहाँ मार्केट मिलेगा और अपनी उस पूंजीवादी व्यवस्था को वो और प्रसार कर पाएंगे। तो इसी स्थिति में वो बतलाते हैं कि कई देशों में होड़ मच गई, दूसरे देशों में जाना, दूसरे देशों में निवेश करना, अपने कैपिटलिज्म का प्रसार करना, इसको कहते हैं कि कॉलोनियल एक कंपटीशन जो शुरू हो गया था। तो इसी ने सभी देशों को प्रेरित किया, जो ब्रिटेन थे, जो पुर्तगीज थे, जो फ्रेंच थे, इन्होंने अलग अलग अफ्रीका और एशिया के देशों में अपनी कॉलोनीज बनाई और फिर उनमें भी आपस में लड़ाई हुई। तो लेनिन के भी अप्रोच को हम समझते हैं कि लेनिन ने कैसे एक्सप्लेन किया अपने इस मार्क्सिस्ट अप्रोच को जो इंटरनेशनल रिलेशन के प्रति था। तो लेनिन का कहना था, मार्क्सिस्ट थ्योरी जो लेनिन के द्वारा डेवलप की गई थी वो 5 स्टेज बताती है। जो मार्क्सिस्ट अप्रोच की एक महत्वपूर्ण थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म, जिसको अभी हम आगे और विस्तार में चर्चा करेंगे। तो वहां पर जो पॉइंट टू पॉइंट लेनिन बताते हैं कि द इमरजेंस ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म, 19th सेंचुरी की बात कर, कि जो कैपिटलिज्म डेवलप हुआ, बड़े बड़े कॉरपोरेशन जो बने उन पश्चिमी देशों में, जहां पर पूंजीपति वर्गों ने पूंजी से, अपना लाभ से एक बहुत बड़ा साम्राज्य कायम किया,
तो ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनी, इनके पास जो काफी ज्यादा पैसा आया, तो पैसे के साथ इनके पास शक्ति में वृद्धि हुई। तो जैसे ही इनके पास शक्ति में वृद्धि हुई और सरप्लस कैपिटल इन्होंने कमाया, तो ये और प्रॉफिट कमाने के लिए अपने होम कंट्री से बाहर इन्वेस्टमेंट करना इन्होंने शुरू किया। इन्वेस्टमेंट मनी का किया, इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी का किया, और इसके द्वारा ये अपनी कॉलोनी बनाकर उन कॉलोनी के रिसोर्सेस का दोहन करने लगे। मुख्य रूप से ये दोहन अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में हुआ। इसने विश्व को दो भागों में बांटा। एक इंपीरियलिस्ट जोन, मतलब जो कंट्री डोमिनेंट थे, जिन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई, और दूसरा वो जिनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा। लेनिन का कहना है कि इन देशों में जो कैपिटलिज्म फला फूला, तो वहां पर बैंकिंग सिस्टम भी फलने फूलने लगा। अब बैंक क्या करता है? बैंक कम पूंजी होने पर लाभ के लिए पूंजी का सहयोग करता है। तो ये जो बैंकिंग सिस्टम बना, तो ये बैंकिंग सिस्टम भी इसने फाइनेंस के लिए और कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए एक आधार का काम किया। और इस फाइनेंस कैपिटल जो ने, यानी कि जो पैसा लगाया जाएगा, जो हमें लाभ देगा, उसको कहते हैं फाइनेंस कैपिटल। ये एक बड़े फोर्स, ताकत की तरह काम किया, एक क्रूशियल रोल प्ले किया उन सभी ऐसे कॉरपोरेशन के लिए, उन सभी ऐसे संस्थाओं के लिए, कैपिटलिस्ट संस्थाओं के लिए, जिन्होंने इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दिया, दूसरे देशों में अपने कॉलोनीज बनाए। अब हम यहाँ बात करेंगे थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म, यानी मार्क्सिस्ट अप्रोच में सबसे महत्वपूर्ण है थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म। यानी इंपीरियलिज्म का मतलब पावर और रूल ऑफ स्टेट, मतलब एक राज्य जो है उसकी शक्ति या उसका शासन उसके राज्य की जो सीमा है उससे बाहर भी जब होती है, तो इसको कहते हैं इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म की जो शुरुआत हुई है, मतलब इंपीरियलिज्म की थ्योरी को अगर हम समझेंगे, तो इंपीरियलिज्म सबसे पहले जो आता है वो इसका प्रयोग होता है फ्रांस के राजा नेपोलियन की जो विस्तारवादी नीति थी, उसी के संदर्भ में इंपीरियलिज्म का प्रयोग होता है। वही यहाँ पर कहा गया है कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ नेपोलियन और बाद में ब्रिटेन की जो विस्तारवादी नीति रही, मुख्य रूप से इंपीरियलिज्म का प्रयोग उन्हीं हरकतों के लिए किया गया है। बाद में ये देखा गया कि जो पॉलिटिकल डोमिनेशन और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन था, जो कि एक गोल जो था ऐसी कंट्रीज का, जो कि हम दूसरे देशों में कॉलोनी बनाएं, वहां के रिसोर्सेज को हासिल करें, वहां पर डोमिनेट करें, ये सारा जो है थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म में आता गया। तो थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म को बहुत सामान्य तरीके से समझने के लिए हम देखते हैं कि पहले बिंदु को अगर हम लें, तो थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म में क्या है, ये क्यों होगा? अपनी शक्ति को विस्तार देने के लिए। यानी जो शक्तिशाली कंट्री है, यानी कि उसके पास सबसे पहले सेना शक्तिशाली होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, ताकि दूसरे देशों पर अधिकार कर सकें, जमा सकें, उनको अपने कब्जे में ले सकें। दूसरा, उनका आर्थिक स्तर, यानी कि वहाँ की व्यवस्थाएं आर्थिक तौर पर काफी उन्नत होनी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि जब ये शक्ति है, इसके अंदर मिलिट्री ताकत और इकोनॉमिक ताकत दोनों मिला हुआ है। जब ये दोनों होंगी, तभी वो कंट्री या वो देश एक्सपेंड कर पाएगा अपनी बाउंड्री के बाहर भी। जो इंपीरियलिस्टिक नेचर है उस कंट्री का, वो सामने आ पाएगा। दूसरा है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इंपीरियलिज्म क्यों बढ़ा? पैसे के लिए, क्योंकि जो देश थे उनको अपनी इकोनॉमी का विस्तार करना था, उनके पास सरप्लस कैपिटल था, उनके कैपिटल को इन्वेस्ट करना था, उनके पास मशीनें थी, उनको रिसोर्सेज चाहिए थे, उनको मार्केट चाहिए थे, उनको ऑयल चाहिए था, उनको मिनरल चाहिए था, और उनको इस तरह से अपने आप को, जो कंपटीशन कई देशों में फैला, जहां पर आधुनिकता के आने के बाद मशीनी युग शुरू हुआ, तो इसने कॉलोनीज के सिस्टम को जन्म दिया। यानी कॉलोनीज मतलब जो स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं वो एक कमजोर कंट्री को अपने नियंत्रण में ले लेती हैं और वहां के लोगों को मजबूर करती हैं कि वो उनके लिए काम करें, उनके लिए सामान बनाएं, वो उनसे प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। ऐसे शक्तिशाली देश कॉलोनीज बनाते हैं। ये कॉलोनीज क्या करता है, जब वहाँ इंपीरियलिज्म बढ़ता है तो वहाँ डिवाइड बढ़ता है,
वहाँ पर रिच और पुअर के बीच जो डिफरेंसेस है वो बढ़ते हैं, क्योंकि जो रिच होते हैं वो हमेशा बेनिफिट में रहते हैं, क्योंकि वो रिसोर्सेज का लाभ उठाते हैं, प्रॉफिट का लाभ उठाते हैं, और जो पुअर हैं उनका हमेशा एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो दुनिया में थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म में हम देखते हैं कि इसने दुनिया में इनइक्वालिटी को पूरी तरह से बढ़ा दिया। पावरफुल कंट्री पावरफुल होते चली गई और गरीब देश गरीब होते चले गए। तो यहाँ इससे क्या हुआ, इससे रेसिस्टेंस और स्ट्रगल शुरू हुआ ऐसे देशों में, वो अपने अधिकार के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने लगे। इससे वर्ल्ड में कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तो इंपीरियलिज्म क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, जो पावरफुल कंट्री हैं, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, मिलिट्री पावर में जो ज़्यादा हैं, जिनकी इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है, वो और पावरफुल होने के लिए जो तरीका अपनाने लगे, दूसरे की अधिकार और दूसरे की स्वतंत्रता को जिन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया, वही अप्रोच जो है द थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म में हम देखते हैं। अब जब मार्क्सिस्ट अप्रोच के हिसाब से हम इंपीरियलिज्म को देखते हैं तो मार्क्स हर चीज को देखता है बस एक ही एंगल से, जिसको कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था है और एक तरफ मजदूर या सर्वहारा वर्ग है जो अपना सब कुछ हार चुका है। तो ये देखते हैं कि इंपीरियलिज्म कैपिटलिज्म का ही एक्सटेंशन है, जहां पावरफुल कैपिटलिस्ट कंट्री अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए जो कमजोर कंपनी, जो स्टेट हैं, वहां पर अपना कॉलोनी बनाते हैं, वहां उनको मार्केट मिलता है, वहां उनको रिसोर्सेस मिलता है, वहां वो इन्वेस्ट करते हैं। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म में इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन देखता है। जैसे वो अपने देश के भीतर पूंजीवादी वर्गों द्वारा सर्वहारा वर्ग का एक्सप्लॉइटेशन देखता है, वैसे वो थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म में भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन देखता है। वहां पर उस दूसरे देश में जहां वो कॉलोनी बनाते हैं, वहां के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन देखता है, वहां के लोगों को लेबर की तरह ट्रीट करता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन देखता है, वहां के जो रोजगार हैं, वहां की जो छोटी मोटी इंडस्ट्री हैं, उनको वो नष्ट भ्रष्ट कर देता है, और अपनी मशीनी इंडस्ट्री को फलने के लिए जिस तरह के अवसर पैदा हो सकते हैं वो उसके लिए प्रयास करता है, अपना डोमिनेंस बनाए रखता है। तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो प्राइमरी ड्राइवर है इंपीरियलिज्म का। अब हम देखते हैं कि इंपीरियलिज्म अपने बाजार को बढ़ाने के लिए भी था। जो इंपीरियलिस्ट कंट्री थे, इंपीरियल पावर थे, उन्होंने अपने मार्केट को बढ़ाया, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाया, और एक और कारण भी था जिसको हम कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं, क्योंकि वो अपने वैल्यू और बिलीफ सिस्टम को भी विश्व के अलग कई देशों में पहुंचाना चाहते थे। जैसे हम कहते थे कि अंग्रेजों का एक लक्ष्य था कि इट्स व्हाइट्स मैन बर्डन टू सिविलाइज अदर्स। उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने फेथ सिस्टम को, अपने आइडियोलॉजी को वो सिविलाइज करने के नाम पे धर्म प्रचार भी करते थे। तो इनके लिए भी वो इस तरह से अपने पावर का इस्तेमाल करते थे, कॉलोनीज बनाते थे, और वहाँ पर जो कंपटीशन हो गया था आपस में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था उन देशों में। वहाँ पर भाप से इंजन, जैसे हम पढ़ें 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में भाप से जो इंजन बनने लगे, जिससे ट्रेनें चलने लगी, जिससे बड़े बड़े कारखाने चलने लगे, जो टेक्निकल एडवांसमेंट था, इसके चलते वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से प्रगति आई। कारखाने जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रगति करने लग गए, मार्केट में प्रोडक्शन जो था उनका काफ़ी ज़्यादा होने लग गया, तो उनको अलग मार्केट चाहिए था और रिसोर्सेज भी चाहिए था। तो ये सारे रीजन रहे थे जो इंपीरियलिज्म को बढ़ाते हैं। अब हम थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म में देखते हैं, एक नाम आता है J.A. हॉब्सन, जो एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने इंपीरियलिज्म की थ्योरी का एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट दिया था। जब आप इसका आंसर लिखेंगे थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म मार्क्सिस्ट अप्रोच की, तो इनका नाम मेंशन कर देना जरूरी रहेगा जो ब्लॉक में है। तो उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी थी, जो उनका रिसर्च वर्क था, इंपीरियलिज्म अ स्टडी इन 1902 यानी कि 1902 में। तो हॉब्सन क्या बतलाते हैं, हॉब्सन इंपीरियलिज्म के बारे में क्या थ्योरी देते हैं, इसको देखते हैं। जॉन ए हॉब्सन्स कंसेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक टैपरूट ऑफ इंपीरियलिज्म। क्वेश्चन भी आता है कि जॉन ए हॉब्सन का कंसेप्ट इकोनॉमिक टैपरूट ऑफ इंपीरियलिज्म क्या था। तो इसको कहते हैं कि
रेफर्स टू हिज बिलीफ, उनका जो बिलीफ था कि प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन, यानी कि सबसे प्राथमिक जो शक्ति है जो कि इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन को, किसी शक्तिशाली देश के द्वारा जो हो रहा है उसको प्रभावित करती है या उसको बढ़ावा देती है, वो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्योंकि वो एक खुद इकोनॉमिस्ट थे, इंपीरियलिज्म के क्रिटिक थे, तो वो बतलाते हैं कि सबसे प्रमुख फैक्टर जो है जिसने किसी देश को इंपीरियलिस्टिक पावर बनाया, जिसने इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दिया, वो है इकोनॉमिक फैक्टर। क्योंकि कैपिटलिस्ट नेशन, ऐसा नेशन जिसकी पूरी व्यवस्था ही पूंजीवादी तरीके से चल रही है, उसको अपने प्रॉफिट, अपने गुड्स को बेचने के लिए, अपने प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसे जगह की तलाश थी, ऐसे देशों की तलाश थी। तो हॉब्सन कहते हैं कि इकोनॉमिक सरप्लस, इकोनॉमिक सरप्लस का मतलब, सरप्लस की थ्योरी हम पढ़ते हैं सरप्लस कैपिटल जो होता है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें मजदूरों से ज्यादा काम लिया जाता है और तय जो लाभ की जो आती है उससे अधिक जो लाभ होता है, सरप्लस कैपिटल होता है, उसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, उस कैपिटल को एक्सपोर्ट करना होगा। जैसे सामान एक्सपोर्ट करते हैं, कैपिटल एक्सपोर्ट होगा। तो कैपिटलिस्ट कंट्री उसी कैपिटल को कहाँ एक्सपोर्ट करेगी, जो लेस डेवलप्ड रीजन है, जिसको मतलब जहां वो कॉलोनीज बनाएगी। तो ये क्या करेगा कि ये जो एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखेगा, बनाएगा, क्योंकि उससे उसको फिर और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वो सरप्लस कैपिटल दूसरे देश में इन्वेस्ट होगा तो वहाँ पर वहाँ के लोगों से वो काम लेंगे और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, वहाँ के रिसोर्सेज को हासिल करेंगे और वो मार्केट बन जाएगा, तो उनका इकोनॉमिक एक्सपेंशन और बढ़ जाएगा। प्रॉफिट जो है वो होम नेशन जो है वहां पर बढ़ जाएगा। तो थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म में जो मार्क्सिस्ट अप्रोच आया है, जैसे लेनिन ने भी इस पर जो अपने विचार दिए हैं, वो मुख्य रूप से उन्हीं के विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर अपने विचार देते हैं। जहां पर लेनिन ये कहते हैं कि जो मॉडर्न इंपीरियलिज्म है, जैसा कि बताया गया पहले, उसमें वो ये परिवर्तन करते हैं कि उनका कहना है कि स्पेशल फीचर ऑफ मॉडर्न इंपीरियलिज्म वाज द एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल rather than export of ordinary commodities and or desire for new investment rather than new market for goods as naively believed by हॉब्सन। जे हॉब्सन जो कहते हैं उसी में उनका एक सुधार है लेनिन की थ्योरी में, कि वो कहते हैं कि जो इंपीरियलिज्म है वो मुख्य रूप से एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल है, अदर देन एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्डिनरी कमोडिटीज, और डिजायर फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट रदर देन न्यू मार्केट फॉर गुड्स। हॉब्सन कहते हैं कि वहां बाजार बनेगा, कॉलोनी बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक न्यू मार्केट होगा जहां हम गुड्स को बेच सकेंगे। लेनिन कहते हैं कि ये तो कैपिटलिज्म का चक्कर है, जहां पर वो कैपिटल को एक्सपोर्ट करेंगे, पूंजीवाद को एक्सपोर्ट करेंगे, वहां भी पूंजीवादी व्यवस्था लाएंगे और नया मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। इन्वेस्टमेंट क्यों होता है, मार्क्सवादियों को तो बस यही दिक्कत है ना कि पूंजी को बढ़ाएगा, पूंजी इन्वेस्टमेंट करेगा तो फिर कोई पूंजीपति वर्ग तैयार होगा, कल कारखाने बढ़ेंगे तो मजदूरों का और ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होगा, मजदूर वर्ग बढ़ेंगे, क्लास डिफरेंसेस बढ़ेगा। तो लेनिन इस थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म को भी इसी हिसाब से देखते हैं कि थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म में, और जो हॉब्सन कहते हैं उनसे हम ये डिफर करते हैं कि सिर्फ हम ये मानते हैं कि वो इसीलिए हो रहा है थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म, यानी इंपीरियलिज्म इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको अपना कैपिटल एक्सपोर्ट करना है, सामान एक्सपोर्ट नहीं करना है, पैसा एक्सपोर्ट करना है, जाओ उस देश में पैसा लग जाओ। उनको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है कि जाओ उस देश में भी इंडस्ट्री खड़ी हो जाए, क्योंकि उनको एक्सप्लॉइटेशन करना है और ये कैपिटलिज्म जो है वो एक्सप्लॉइटेशन करेगा। तो ये हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म के बाद थ्योरी ऑफ कॉलोनियलिज्म भी है, थ्योरी ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म भी है और थ्योरी ऑफ हेगेमनी भी है, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।